गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हम लोगों ने डाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने क्या देखा कि भोजन का डाइजेशन माउथ से इनिशिएट हो जाता है, चबाना। जैसे हम चबाना शुरू करते हैं डाइजेशन इनिशिएट हो गया, और वहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है, सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है जो कि स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। और माउथ कैविटी में जो डाइजेस्टेड फूड है, जो सलाइवा मिक्स है, दैट इज कॉल्ड एज बोलस। बोलस अब बेटा हम लोग निगलेंगे, नीचे जाएगा इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा। स्टमक में यह हमारा बोलस फिर से डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है दैट इज कॉल्ड एज काइम, अभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है बेटा। ये काइम मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अब क्या होगा कि एंट्री ऑफ काइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंड्यूस सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड रिलीज ऑफ बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ये तीनों जूस मिल करके डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। सवाल बन गया कि डाइजेशन इनिशिएटेड इन माउथ कैविटी, कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेशन कंप्लीट हो गया जिस फूड का, वो अब हमारे बॉडी फ्लूइड का पार्ट बनेगा, बॉडी का पार्ट बनने की कोशिश करेगा। कैसे बनेगा? उसके पहले इसको बॉडी फ्लूइड में मिक्स होना होगा। हमारे पास ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड्स मूव टू ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ, this is called as absorption of food, means entry of digested food into blood or lymph or body fluid is called as absorption of food. अब सवाल उठता है कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? डाइजेशन माउथ कैविटी में हुआ, क्या यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ? डाइजेशन स्टमक में हुआ, क्या यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ? डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, क्या यहाँ हुआ? आपके सवाल का जवाब हाँ, हुआ, हर जगह हुआ। बेटा ध्यान देना, एब्जॉर्प्शन का मेन साइट जो होता है हमारे पास, जो मेन एब्जॉर्प्शन का साइट होता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन का मेन साइट क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट लिटिल अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हमारे बकल कैविटी के एपिथेलिया के जरिए और स्टमक के जरिए भी होता है, लिटिल अमाउंट। लेकिन ध्यान रखना है कि अलग अलग फूड का एब्जॉर्प्शन अलग अलग तरीके से होता है। मैंने कहा कि मेन एब्जॉर्प्शन का साइट क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली हम चल के देखते हैं जेजुनम और इलियम को, ठीक। और इलियम को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटें, जैसे ये हमारे पास इलियम था, उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा। ट्रांसफर सेक्शन हमने काटा तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ऐसे उभार है, यहाँ ऐसे फोल्डिंग सी पाई जा रही है। ऐसे फोल्डिंग सी पाई जाती है। ओके, अब इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर देखें ऐसे, तो हमें क्या पता चलता है कि यहां ऐसे उभार दिख रहे हैं। यही उभार अगर आप ऐसे देखते तो यहां उभरा दिख रहा है, वो ये दिख रहा है बार बार, ठीक। अब बेटा इन उभार का नाम होता है प्लीका सर्कुलरिस या वॉल्व ऑफ कर्करिंग। वॉल्व ऑफ कर्करिंग। अब बेटा इन उभार के ऊपर, अब देखना, इन उभार के ऊपर यहाँ फिर ये यूं बड़े बड़े उभार होते हैं ऐसे। अब यहाँ आप देख लो, ऐसे उभार मिलेंगे। इन्हें हम कहते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। कई हैं विलाई, एक होता है तो वाइलस, VILLUS, विलस। अब बेटा ध्यान देना, एक विलस का बड़ा डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, ये बड़ा सा, ये विलस का, विलाई का डायग्राम बना रखा है। अब देखना, इस विलस के एपिथीलिया अर्थात इंटेस्टाइनल एपिथीलिया के ऊपर हमने ये देखो स्मॉल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा सकते हैं। ये हो गया, इट इज माइक्रोविलाई। क्या हो गया? माइक्रोविलाई।
विलाई, इसे कहते हैं माइक्रोविलाई। बेटा वाल्व ऑफ कर्करिंग, विलाई एंड माइक्रोविलाई, तीन। देखो बेटा, अगर ये कैसे पाइप होती, अब पाइप में फोल्डिंग, उसके ऊपर फोल्डिंग, उसके ऊपर फोल्डिंग, अब इनको खोलो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बेटा ये इसलिए है, ये फोल्डिंग्स इसलिए बनी है, विलाई माइक्रोविलाई इसलिए बनी है जिससे टोटल सरफेस एरिया राइज कर जाए, इंक्रीज कर जाए, और टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ईजी एब्जॉर्प्शन, ठीक, राइट। अब बेटा ध्यान देना, इसका मतलब हम कहना चाहें, लिखना चाहें, लिख सकते हैं कि देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड एज विलाई और विलस, एपिथेलिया ऑफ विलस प्रोजेक्टेड स्मॉल filamentous structures called as microvilli. सो अब सो के आगे जो मैं बोलूंगा ये आपके पीएमटी का सवाल है। सो ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, ये देखना, इधर भी ऐसे बनेगा, इधर देखो ना, इधर भी ऐसे बनेगा, इधर भी ऐसे बनेगा। ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन इज ब्रश बॉर्डर्ड, यहाँ आप देख लो ऐसे, अब इनके ऊपर भी ऐसे है ना, तो ये पूरा ब्रश बॉर्डर, ब्रश की तरह निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे। कहा जाता है ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन इज ब्रश बॉर्डर्ड। कैसा हो जाता है, ब्रश बॉर्डरिंग हो जाती है, ब्रश लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। और बेटा यह सवाल कई बार पीएमटी में आया हुआ है, कभी कभी तो पेयर बना के आ जाता है। ऑप्शन में 3-4 नाम दिए रहेंगे, एक ऑप्शन में 3 नाम, दूसरे में 3 नाम, तीसरे में 3 नाम, चौथे में 3 नाम। अब कहा जाएगा कि आपको बताना है किस पेयर में या किस ऑप्शन में सारे स्ट्रक्चर के ल्यूमेन ब्रश बॉर्डर्ड है, जिनमें ब्रश बॉर्डरिंग पाई जाती है। तो आपको ध्यान देना है, अभी आज तक आपने एक पढ़ा, कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम के ल्यूमेन ब्रश बॉर्डर्ड होता है। चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, हमारे ट्रैकिया के अंदर भी ब्रश बॉर्डरिंग पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब में ब्रश बॉर्डरिंग पाई जाती है, पीसीटी में ब्रश बॉर्डरिंग पाई जाती है, ऐसे ऐसे बेटा आपको बहुत सारे मिलेंगे। बट एक नाम अभी तक आपने पढ़ लिया, क्या, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम इज ब्रश बॉर्डर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया ये फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और बता दें बेटा आपको, वॉल्व ऑफ कर्करिंग, विलाई और माइक्रोविलाई तीनों मिल करके सरफेस एरिया बढ़ाते हैं अबाउट 600 टाइम्स, 600 टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। कितना, 600 टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। बेटा ये तो हो गया कि हमारे इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ता कैसे। अब इससे रिलेटेड एक सवाल, बेटा आपको बता दें, वो एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाऊंगा मैं। हमारे पास एक प्राणी है, एक एनिमल है, अर्थवॉर्म, केचुआ, नाम सुना होगा आप लोगों ने बचपन में। अर्थवॉर्म के इंटेस्टाइन में बेटा इस तरह से विलाई नहीं होती है, वहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस आ जाती है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं टाइफ्लोसोल। क्या बोलते हैं, टाइफ्लोसोल। एग्जामिनर सवाल पूछता है कि in intestine of earthworm a glandular structure typhlosole is present which helps in या which is analogous to, बेटा दोनों का आंसर सेम है, which helps in absorption of food। जैसे absorption of food मिला तो एनालॉगस का आंसर मिल जाएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टाइफ्लोसोल कर रहा है अर्थवॉर्म में, और हमारी बॉडी में कौन कर रहा है, विलाई। तो इसलिए क्या कहेंगे, टाइफ्लोसोल ऑफ अर्थवॉर्म इज एनालॉगस टू विलाई ऑफ हायर एनिमल और ह्यूमन। दोनों सवाल मिल गए। अब हमें देखना है कि भोजन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है। ठीक, देखते हैं बेटा। वैसे तो भोजन मैंने कहा माउथ कैविटी से ही थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, अभी मैंने यही बोला था और बिल्कुल सही बोला था बेटा, बिल्कुल सही बोला था। आपको बता देता हूँ मैं कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेस्टेड स्ट्रक्चर क्या बनता है, मोनोसैकेराइड है। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेस्टेड यूनिट जो लास्ट में मिलती है, क्या मिलती है, अमीनो एसिड है। बेटा मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स का लिटिल अमाउंट एब्जॉर्ब by simple diffusion of passive mode in different part of digestive canal, small little bit, little amount होती
होता है, इस तरह ध्यान रखना इस बात को। बट बेटा हमें तो वो ध्यान देना ना कि जो मोस्टली मेजर पार्ट हो रहा है, जो मैकेनिज्म हमें दिखना है। बेटा एब्जॉर्प्शन किसका होता है उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के 3 तरीके हैं। एब्जॉर्प्शन के 3 तरीके हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के 3 तरीके हैं। कौन कौन देखना बेटा, ये आपके प्लांट फिजियोलॉजी में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा और सेल में भी काम आएगा। बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के 3 तरीके, पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन। अगला एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन। हो गया। अब इनमें मतलब समझ लो बेटा, होता क्या, डिफरेंस क्या है, फिर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि बेटा ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी में भी हेल्प करेगा। जो फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। बेटा ध्यान देना है आप, जैसे मान लो ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, इधर सेल है, ये आउटसाइड का मैटर है, ठीक, आउटसाइड है, ऐसे कर दो, क्योंकि यहाँ भी एपिथेलिया है इसीलिए। बेटा ध्यान देना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, जो कि सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल होती है। बेटा ध्यान देना, ये हमारी बायो मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। आपको इतना बता दूं, ये मोस्टली लिपिड की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन, ठीक, मेन कंपोनेंट इसका लिपिड होता है। बेटा ध्यान देना, आप इसको भूल जाओ, बस एक मेम्ब्रेन कंसीडर करो। अगर यहाँ कोई पार्टिकल ऐसा है जिसकी मात्रा, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वो कंसंट्रेशन, बेटा देखना 9th में आपने पढ़ा होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल particles from its higher concentration to its lower concentration is called as diffusion। क्या बोलेंगे? diffusion। यही सुना है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल मॉलिक्यूल वगैरह को मूव करने को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। चलो इधर ध्यान देना बेटा, अब ये यहाँ से डिफ्यूज करना शुरू करेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मूव करेगा। बेटा अगर अब ये यहाँ से पार कर जाए, ऐसे सीधे पार कर गया, कोई रुकावट नहीं आई, तो इसे कहेंगे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर ये मूव करके आया यहाँ तक, लेकिन अब नहीं जा सकता, हुआ क्या कि इसमें मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन थे, मैंने कहा ना लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन है, अगर ये इसको अब हेल्प करें जाने में, लो भैया हम तुम्हें रास्ता पार करा देते हैं, इसे कहते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। लेकिन बेटा अगर यहाँ कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो और इधर ज़्यादा हो, तो बेटा आपको पता है कि इधर का इधर मूव करेगा, इधर का थोड़ी जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर होता है। लेकिन इस कम वाले को ज़्यादा की ओर जाना है तो क्या होगा? बेटा ध्यान देना, जब आप रूल के अगेंस्ट काम करते हैं तो आपको ताकत लगाना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, साथ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उस दौरान ये अब क्या है, रूल के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन वाला मूव करना चाह रहा है, तो पैसे खर्च करेंगे, एटीपी खर्च करेंगे। और बेटा जब भी ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च होता है तो इस क्या कहते हैं, इस मेथड को एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेटा पैसिव में पैसा नहीं लगेगा, फैसिलिटेट में पैसा नहीं लगेगा। आप पैदल चले जाओ, नहीं पैसा लगता, लिफ्ट कोई दे दे, पैसा नहीं लगता, टैक्सी बुक करके जाओ, पैसा लगता है। ध्यान देना इस बात को कि यहाँ पर हम रूल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? एटीपी खर्च करेंगे, और उसे क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हमें देखना है कि ये हो क्या रहा है, हमारे पास जो भोजन है उनका क्या क्या, कौन पैसिव है, कौन एक्टिव है, कौन क्या है। ठीक बेटा ध्यान देते हैं। पैसिव अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुरूप होगा बट फैसिलिटेटेड बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स
move against concentration gradient and utilize energy in the form of ATP। चलो अब बेटा हम एक एक फूड की बात करेंगे, कौन फूड कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। बेटा यहाँ से हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च। आपने यही खाया था। आप बेटा कार्बोहाइड्रेट जो खाते हो ना, मेनली स्टार्च खाते हो। रोटी खाते हो, दैट इज स्टार्च। चावल खाते हो, दैट इज स्टार्च। मक्का खाते हो, दैट इज स्टार्च। पोटैटो स्टार्च, स्वीट पोटैटो स्टार्च। आप स्टार्च ही तो लेते हो बेटा। हाँ, वो अलग बात है आप चीनी कभी कभार यूज करते हो, चाय में चीनी यूज करते हो, वो डाइसेक्राइड है। बट मेनली फूड कंपोनेंट जो आपके पास है पॉलीसेक्राइड है, जो कि कंप्लीट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज में बदल जाता है। आपने कल तक देखा था बेटा। अब जब इनका एब्जॉर्प्शन होना होगा विलाई में, बेटा ध्यान देना, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि अभी मैंने बोला था कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड लिटिल अमाउंट में कैसे होते हैं? पैसिव एब्जॉर्प्शन से। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? आप जब वो लाइन पढ़ लेते हो और जब सवाल आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, कहते हो कि बुक में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। नहीं बेटा, वो लिटिल अमाउंट देखो, मेजर पार्ट तो हमारा ये है, वो तो 1% भी नहीं होता, बहुत कम होता है। ध्यान देना कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज बाय एक्टिव हो गया। लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि इन दोनों में से पहले किसका एब्जॉर्प्शन होगा, तेज कौन जाएगा, पहले कौन एंटर करेगा, तो आप आंसर दोगे गैलेक्टोज। क्या दोगे? गैलेक्टोज एब्जॉर्ब रैपिडली एंड फॉलोड बाय ग्लूकोज। मतलब दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेट डिफ्यूजन। मतलब 1 2 3 ये इनकी सीक्वेंस हो गया ट्रांसपोर्ट होने का। बेटा अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है? अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो नाउ दिस अमीनो एसिड एंटर इन विलाई। बेटा ध्यान देना, अमीनो एसिड ऑल्सो एब्जॉर्ब बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाएगा, एंड ऑल्सो यूटिलाइज क्या? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बेटा एक बात ध्यान देना, हमारा कार्बोहाइड्रेट और हमारा अमीनो एसिड प्रोटीन ये एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जा रहे हैं? ब्लड में। देखना रेड वाली लाइन में आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। एब्जॉर्ब हो कहाँ जा रहे हैं? ब्लड में। मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एब्जॉर्ब हो कहाँ जाते हैं? हमारे सीधे ब्लड में जाते हैं, रक्त में जाते हैं, रुधिर में जाते हैं, ठीक। लेकिन अब फैट का मामला देखना बेटा। फैट जब डाइजेस्ट हुआ था, इमल्सिफाइड फैट, तो बदला था 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बेटा एब्जॉर्प्शन के पहले मैंने बोला है तो आपको बता दूं, ये यहाँ विलाई है। तो इस ल्यूमेन के अंदर फैट हमारा स्मॉल ड्रॉपलेट बना लेगा। स्मॉल ड्रॉपलेट बना लिया। दीज ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड एज मिसेल्स। क्या बोलते हैं? मिसेल्स। बेटा आप ध्यान देना, इन मिसेल्स को हमने एंट्री करवाया एपिथीलिया ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ। ये माइक्रोविलाई, ये एपिथीलिया। बेटा यहाँ जो मिसेल्स हैं ये बाय सिंपल डिफ्यूजन, मैंने लिख रखा है, बाय सिंपल डिफ्यूजन यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आ गए, आगे बेटा। नाउ दीज मिसेल्स चेंज इनटू चेंज इनटू के बाद सुना, प्रोटीन कोटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन। बेटा ये आपके पीएमटी का सवाल है। काइलोमाइक्रॉन में बदल जाएगी इसी सेल के भीतर, एपिथेलियल सेल के भीतर। नाउ इट ट्रांसफर टू दिस लैक्टियल, ब्लैक वाली लाइन में यहां पे आ जाएगा। ये हमारा लिम्फ वेसल है, इसमें आ जाएगा। अब नाउ इंटर इनटू लिम्फ, ठीक बेटा। ये होता है कि ये मिसल्स जो होते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह से बने हुए, सबसे पहले कहाँ जाएंगे?
एपिथेलिया ऑफ इंटेस्टाइन या विलाई by simple diffusion. Now these convert into chylomicron and then enter in lymph. फिर लिम्फ में छोड़ दिए जाते हैं. अब लिम्फ में जो एंटर किया हुआ एब्जॉर्ब किया हुआ मैटर है बेटा फाइनली रिलीज इन ब्लड, फाइनली रिलीज इन ब्लड, फाइनली ब्लड में डाल दिया जाता है. ये तो बेटा एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा फूड कंपोनेंट का. बेटा मज़ेदार बात ये है फूड कंपोनेंट के साथ हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे सॉल्ट हैं. अब सवाल है उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. इस मेन साइड की बात करें विलाई की. बेटा अगर हम वाटर की बात करें, वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस. किससे होगा? ऑस्मोसिस के जरिए. ऑस्मोसिस हो गया. इसके अलावा बेटा हमारे पास है कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट हैं. बेटा ध्यान देना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है बाय हार्मोन एंड बाय विटामिन D3, प्रमोटेड बाय विटामिन D3 एंड हार्मोन PTH, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन. अभी क्या करेगा? एब्जॉर्ब होकर चला जाएगा. ये उसको प्रमोट करते हैं. बेटा सोडियम और क्लोराइड की अगर हम बात करें, सोडियम एंड क्लोराइड एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में. कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ब्लड में चले जाते हैं. अब हमारे पास आया विटामिन. ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, आयंस हो गए, विटामिन. विटामिन बेटा दो कैटेगरी होती है हमारे पास. एक होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. ये कैटेगरी कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट कैन डिजॉल्व इन फैट. फैट सॉल्युबल होते हैं. जो फैट सॉल्युबल होंगे ये फैट के जरिए चले जाएंगे. अगला बेटा हमारे पास विटामिन बी एंड विटामिन सी. बी में बहुत होता है हमारे पास, B1, B2, B3, B6, B12, B17, विटामिन H, बहुत सारे हमारे पास. ये पूरा ग्रुप वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए वाटर के साथ चला जाता है. कहाँ पे? सॉरी, ब्लड के अंदर. कहाँ चला जाता है? ब्लड के अंदर. ब्लड में जाएगा वाटर के थ्रू. अगर वाटर के थ्रू जा रहा है तो बेटा आपको पता है ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाएगा वाटर के थ्रू. ठीक, ये हो गया. ये तो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में. बेटा ध्यान देना स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हुआ, प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ, फैट एब्जॉर्ब हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन एब्जॉर्ब हो गए. अब एक बात और बता दें हम आपको, कुछ आपको ध्यान रखना है. आपको बता दें अल्कोहल लाइक बियर, वाइन, ब्रांडी, रम, विस्की, कुछ भी अल्कोहल का कोई भी फॉर्म अगर कंज्यूम किया जाता है या फिर एस्प्रिन कंपाउंड, एस्प्रिन कंपाउंड जो डिस्प्रिन में होता है, ये दोनों कंपोनेंट तेजी से एब्जॉर्ब इन स्टमक. इनका एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है. ये पीएमटी में सवाल भी आ चुका है कि विच ऑफ फॉलोइंग फूड फर्स्ट लीव स्टमक. कौन सा ये ग्रुप है भोजन का जो कि स्टमक को पहले छोड़ता है. तो बच्चे मीनिंग क्या लगा लेते हैं? छोड़ने का मतलब आगे पास हो जाएगा. अरे नहीं भाई, पास होने का मतलब ही नहीं 4 से 6 घंटे तो रुकना ही रुकना है. मैंने लिखा रखा है. रिलीज, लीव का मतलब वो यहाँ से चला जाता है, जाने का एक ही रास्ता बचा है एब्जॉर्प्शन. मतलब एब्जॉर्ब कौन तेजी से हो जाएगा? रैपिडली एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक के अंदर अल्कोहल का, जो आप बियर, वाइन, ब्रांडी, रम, विस्की, वोडका किसी फॉर्म में लेते हो. उसके अलावा स्प्रिन कंपाउंड, डिस्प्रिन, क्या बोलते हैं उसका स्लोगन, दर्द के लिए टाइम कहाँ,
1 मिनट में काम, 2 मिनट में काम, जो भी है। तो मतलब एस्प्रिन एब्जॉर्ब होकर सीधे ब्लड में जाता है और अपना काम कर देता है। चलो, इसके अलावा थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। मैंने कहा मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ऐसा नहीं कि सारा वाटर यहीं एब्जॉर्ब होता है। अभी उस पर भी सवाल बताता हूँ। अगर सवाल पूछा जाए लार्ज पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स इन, या कि एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है या एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आंसर बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि बेटा स्टमक में सिर्फ ये 2 चीज़ें हो रही हैं, वो भी ये फूड कंपोनेंट नहीं है। और पानी की बात है, जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद जो पानी रह जाता है, भाई भोजन को पास करने, काइम को पास करने के लिए पानी चाहिए, वो जब पास होके आगे आता है तो कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है पानी का होता है। हाँ, कुछ मेडिसिन अगर साथ में आई है, ड्रग्स आई हैं, तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इस बात को ध्यान देना। हाँ, मैंने एक बात और बताया था लार्ज इंटेस्टाइन के पढ़ाते समय लास्ट क्लास में कि वहाँ पर माइक्रोब की सहायता से विटामिन सिंथेसाइज होता है, और जो विटामिन यहाँ सिंथेसाइज होगा वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ठीक, जो सिंथेसाइज होता है वो विटामिन क्या होता है, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन मेथड वही होगा कि पानी के साथ साथ। ठीक, ये तो हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब आप लोगों के लिए एक चीज़ और, अगर अब आपको ध्यान देना है इसमें, जैसे अब आप इस टॉपिक को यहाँ से समझ लेना, और आप अपनी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ करके 1-2 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, उसका सवाल खोजना। कि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन या मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले पंप या चैनल काम करते हैं? दूसरा सवाल, अगर माइक्रोविलाई हटा दी जाए तो क्या एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ेगा? अभी तीसरा सवाल, तीसरे सवाल को पूछने के पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, उसके बाद पूछूंगा। और क्यों बताऊंगा, क्यों पूछूंगा? क्योंकि आपके पीएमडी का सवाल है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बेटा ध्यान देना, मैं आपको एक बात बताने चल रहा हूँ। ये आप आगे से पीछे की ओर जैसे मूव करते हैं, आपको बता दें विलाई की साइज और संख्या दोनों बढ़ती चली जाती है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर नंबर ऑफ विलाई एंड साइज ऑफ विलाई इंक्रीजेस। अब सवाल है बट वाई, क्यों? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आंसर नीचे कमेंट में डालें कि विलाई की साइज और संख्या एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्यों बढ़ती है। और एब्जॉर्प्शन के बाद अब हम लोग कल करेंगे या अगली क्लास में करेंगे एसिमिलेशन ऑफ फूड। ओके, थैंक यू।